तो चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 का नाम क्या है? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। अध्याय 4 का नाम क्या है? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? बायो-सावर्ट का नियम। कि दो वैज्ञानिक थे, एक थे बायो और एक थे सावर्ट। उन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर ये नियम दिया था, इसलिए उनके नाम पर ही नियम का नाम क्या है? बायो-सावर्ट का नियम। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास क्या है? एक धारावाही चालक तार। कि अगर एक धारावाही चालक है तो जैसे जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये बात बताई थी ऑस्ट्रेड ने। किसने बताई थी? ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड ने कहा था कि अगर कोई तार है उसमें से धारा प्रवाहित हो रही, कोई वायर है उसमें से धारा प्रवाहित हो रही, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब वो चुंबकीय क्षेत्र कितना रहेगा वो किसने बताया? बायो और सावर्ट। अब बायो और सावर्ट भी थोड़े कच्चे खिलाड़ी थे, तो वो पूरे चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो बता पाए क्या? नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या किया? एक अल्पांश के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो बताया। कि अगर एक चालक है, उस चालक में हमने एक छोटा सा अंश ले लिया, तो उस छोटे से अंश को हम क्या कहेंगे? अल्पांश। उस अल्पांश की लंबाई हमने कितनी ले ली? dl। अल्पांश की लंबाई कितनी है? dl। इस अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बायो और सावर्ट ने क्या कहा कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इसे दर्शाते हैं B से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इसे दर्शाते हैं B से, और छोटा अल्पांश इसलिए उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा सा रहेगा, तो उसको किसे दर्शाएंगे? dB से। dB समानुपाती रहेगा किसके? dl के। जहाँ dl क्या है? अल्पांश की लंबाई। कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती रहेगा किसके? I के। I क्या है? धारा, अल्पांश से बहने वाली धारा। तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो साइन थीटा के भी क्या रहेगी? समानुपाती रहेगी। जहाँ थीटा क्या है? थीटा अल्पांश और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। थीटा क्या है? अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। तो उन्होंने क्या कहा कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती होगी। मतलब धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। लंबाई के भी समानुपाती रहेगी और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के भी समानुपाती रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि जो dB है वो व्युत्क्रमानुपाती रहेगा किसके? दूरी के वर्ग के। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बटे में लिखा है, मतलब क्या? व्युत्क्रमानुपाती। चिन्ह वही है लेकिन ऊपर लिखा है तो समानुपाती पढ़ते हैं और बटे में लिखा है तो व्युत्क्रमानुपाती। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है? इन चारों समीकरणों को मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा समीकरण? dB समानुपाती रहेगा I dl sin थीटा r स्क्वायर। कि ये तीनों ऊपर लिखे थे तो इन तीनों को ऊपर रहने दिया, जो बटे में लिखा था उसको बटे में लिख दिया। अब हमें पता है जब समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहेगी? μ0/4π। उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहेगी? μ0/4π। 4 क्या है? एक संख्या है। पाई क्या है? एक संख्या है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14। तो ये दोनों तो एक संख्या है। अब म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या कहलाता है? कहलाता क्या है? निर्वात की चुंबकनशीलता। ये क्या कहलाता है? निर्वात की चुंबकनशीलता। कि अगर ये चालक निर्वात में रखा है तो निर्वात चुंबकीय क्षेत्र को कितना बढ़ा देगा, निर्वात चुंबकीय क्षेत्र को कितना बढ़ा देगा उसको किससे दर्शाएंगे? म्यू नॉट से। तो इस प्रकार से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी? dB = μ0/4π I dl sin θ/r²। ये किसका माना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर यूनिट मीटर। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इसी को टेस्ला भी कहते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? विद्युत धारा का मात्रक।
कि ये जो म्यू नॉट अपन 4 पाई है, म्यू नॉट अपन 4 पाई का मान कितना होता है 10 की घात -7। म्यू नॉट अपन 4 पाई का मान कितना होता है 10 की घात -7। यदि इसको अगर आगे लिखे तो समीकरण क्या बन जाएगा, dB = 10 की घात -7 I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये बन जाएगा क्या समीकरण। यदि धारा का मान कितना है 1 मीटर, धारा का मान कितना है 1 एम्पियर, धारा किसमें रहेगी एम्पियर में। यदि धारा का मान कितना है 1 एम्पियर, यदि लंबाई कितनी है 1 मीटर, यदि साइन थीटा का मान भी कितना है 1, यदि r का मान भी कितना है 1 मीटर। r मतलब क्या है दूरी, यदि दूरी कितनी है 1 मीटर, dl क्या है अल्पांश की लंबाई, यदि अल्पांश की लंबाई भी कितनी है 1 मीटर, और यदि धारा कितनी है 1 एम्पियर, साइन थीटा का मान भी कितना है 1। साइन थीटा का मान 1 कब होगा, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। तो इन सारे मानों को अगर यहाँ रखेंगे तो dB का मान कितना आ जाएगा 10 की घात -7, और ऐसा ही मात्रक क्या है न्यूटन प्रति एम्पियर गुणित मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ गया 10 की घात -7। कब आया, जब धारा मैंने प्रवाहित की 1 एम्पियर, अल्पांश की लंबाई कितनी हो 1 मीटर, साइन थीटा का मान कितना हो 1। साइन थीटा का मान 1 कब रहेगा, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है, मतलब इस अल्पांश के कैसा रहेगा लंबवत। कि दो चीजों के बीच में अगर कोण 90 डिग्री है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या है लंबवत। तो यहाँ से अगर हम 1 एम्पियर की धारा को परिभाषित करें तो 1 एम्पियर की धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी कि यदि किसी 1 मीटर लंबाई के अल्पांश में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसके लंबवत, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 कब होगा, जब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब लंबवत, तो उसके लंबवत कितनी दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर है। हो सकता है तुम्हारी कॉपी में थोड़ा सा अलग लिखा हो, वो जो लिखा है वो भी सही है, ये जो लिखा है ये भी सही है। बढ़े आगे, क्या है परिभाषा कि यदि अल्पांश में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए जिसकी लंबाई कितनी हो 1 मीटर, तो अल्पांश के लंबवत 1 मीटर की दूरी पर वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न करेगा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर गुणित मीटर। बढ़े आगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या हमने कहा कि यहाँ पर ये जो धारा है, ये धारा क्या कर रही है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अगर कोई धारावाही चालक है तो धारावाही चालक क्या करेगा, क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और हमें तो पता है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि। ये अभी हमने सिर्फ क्या निकाला, परिमाण, उसका मान कितना रहेगा। लेकिन आप क्या ज्ञात करेंगे, उसकी दिशा। तो उसकी दिशा क्या रहेगी, तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो नियम है। कौन कौन से, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम और तो जो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम है, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम क्या कहता है, यदि किसी पायल घुमाया जाए कि पेज की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेज को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करेगी। अगर हमारे पास क्या है, एक स्क्रू, क्या है हमारे पास, स्क्रू है, स्क्रू और कॉर्क। कॉर्क का मतलब उसका जो नट बोल्ट होता है, जो नट होता है उसको क्या कहा स्क्रू, और जो बोल्ट होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्क। तो अगर कॉर्क और हमारे पास क्या स्क्रू है, तो अगर हम स्क्रू को क्या कर रहे हैं, उसमें कस रहे हैं, स्क्रू को क्या कर रहे हैं, कस रहे हैं। तो अगर स्क्रू किसकी दिशा में जाए, धारा की दिशा में, तो यहाँ पर ये नट है उसमें हम स्क्रू को क्या कर रहे हैं, कस रहे हैं। तो स्क्रू जिस दिशा में जाएगा वो अगर किसकी दिशा हो, धारा की दिशा। कि स्क्रू की गति की दिशा अगर धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वो किसकी दिशा प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
कि अगर हमारे पास एक धारावाही चालक तार है तो धारावाही चालक तार क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा ज्ञात करनी है तो दिशा हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम से। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम क्या कहता है कि अगर हमारा जो स्क्रू है वो किस दिशा में जाए, धारा की दिशा में। स्क्रू को अगर कस रहे हैं तो किसकी दिशा में जाए, धारा की दिशा में। तो अंगूठा किस दिशा में जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो इस प्रकार से अंगूठे की दिशा से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्या है, एक चालक है, क्या है हमारे पास, चालक है जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर ये क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। किसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दिशा क्या ज्ञात करना है किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हम हमारे कौन से हाथ को, दाएं हाथ को, दायां हाथ कौन सा होता है, सीधा हाथ क्या होता है, दायां हाथ। सीधा हाथ क्या होता है, दायां हाथ। तो राइट हैंड को अगर कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो पेपर में इंग्लिश में भी लिखा रहता है, हिंदी में भी क्वेश्चन आता है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लेना कि राइट हैंड लिखा है कि लेफ्ट हैंड लिखा है। तो अगर हम क्या करें, हमारे राइट हैंड के अंगूठे को किस दिशा में रखें, धारा की दिशा में। राइट हैंड के अंगूठे को किस दिशा में रखें, धारा की दिशा में। और उंगलियों को उस बिंदु की तरफ रखें जिस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये अंगूठे को किस दिशा में रखा, धारा की दिशा में। और ये जो उंगलियां है, उंगलियों को उस बिंदु की तरफ रखा जिस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत कहाँ होगी, बाहर की ओर। क्लियर है, मतलब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ रहेगी, बाहर की ओर। क्लियर है, बढ़े आगे। सानिया कुछ आ रहा है समझ में, लग तो नहीं रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या है अगला टॉपिक, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कि हमारे पास एक वायर था और वायर को मोड़ करके हमने कैसे आकार में बना दिया, वृत्ताकार आकार में बना दिया। कैसा आकार दे दिया उसे, वृत्ताकार। इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो वो क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना रहेगा वो हमें ज्ञात करना है। केंद्र को हमने क्या नाम दे दिया, O। इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र की त्रिज्या हमने कितनी मान ली, R। तो अगर हमें इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई नियम है क्या, बायो सावर्ट का नियम अल्पांश के कारण है। तो इसलिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेंगे। उस छोटे से टुकड़े की लंबाई हमने मान ली कितनी है, d। इस टुकड़े की केंद्र से दूरी कितनी रहेगी, r। जो त्रिज्या सब जगह समान होती है, तो यहाँ त्रिज्या अगर r है तो यहाँ भी त्रिज्या कितनी रहेगी, r। तो इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB = कितनी रहेगी, μ0/4 IDL sin θ/r²। ये आएगा क्या। अब ये जो कोण है ये क्या है, थीटा। कि अल्पांश को इस रेखा से मिलाने, इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा ने जो कोण बनाया वो कोण को हम किससे दर्शाते हैं, थीटा से। उस कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 90। और हमें पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1।
साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं। तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon r square। ये किसके कारण आई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के कारण। ऐसे यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांश, उन सारे अल्पांशों की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करे जोड़ दे। तो जो अल्पांश की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको किससे दर्शाया हमने dV से। उन सभी को हमने क्या किया जोड़ा, जोड़ा मतलब समेशन, जोड़ने को किससे दर्शाते हैं समेशन, समेशन मतलब सभी का सम, सभी का योग। तो सारे अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको किससे दर्शाएंगे V से। अब dV का मान है हमारे पास, क्या है dV का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा बाहर। आई क्या है धारा, धारा भी कांस्टेंट है सभी के लिए समान है तो धारा भी कहाँ आ जाएगी बाहर। आर क्या है त्रिज्या, सभी के लिए त्रिज्या है दूरी, सभी के लिए दूरी भी कैसी है समान है तो आर स्क्वायर भी कहाँ आ जाएगा बाहर। तो समेशन के अंदर क्या बचा dl, dl मतलब अल्पांश की लंबाई, तो सभी लंबाइयों का योग, सभी लंबाइयों का योग मतलब इस गोले की पूरी लंबाई आ जाएगी, इस वृत्त की पूरी लंबाई आ जाएगी। और वृत्त की पूरी लंबाई मतलब वृत्त की परिधि। तो हमें पता है वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। हम जानते हैं समेशन dl किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई r के बराबर। इस समेशन dl की जगह हम क्या लिख देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ क्या है I अपॉन r स्क्वायर, और समेशन dl की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई r। इस r से ये r का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसर, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन r। हम चाहे तो पाई से पाई और 2 से 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में ऐसे रहने दिया तो हम ऐसे रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का डायरेक्ट मान होता है तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ये तो कब जब फेरों की संख्या कितनी हो 1, और इसमें 2 फेरे है, अगर यहाँ पर 2 फेरे है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। 3 फेरे है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 गुनी हो जाएगी। अगर कितने फेरे हैं n फेरे, अगर n फेरे है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी n गुना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको हमने किससे दर्शाया b से, उसमें किससे गुणा कर देंगे n से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n I अपॉन r। ये किसका मान आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, और उसका ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर गुणित मीटर। क्लियर है सभी को।